नमस्कार मित्रों, आरएस की भर्ती आ चुकी है, आरएस 2024। और ये वैसे बड़ी बात है कि ठीक एक साल के अंदर अंदर जो है नई भर्ती आ गई है। 2023 में ही लगभग जुलाई में विज्ञापन जारी हुआ था और 1 अक्टूबर को प्री एग्ज़ाम हुआ था और जो मेंस है वो पहले फरवरी में होना था, फिर वो आगे खिसक गया था और लगभग जुलाई में जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो इस प्रकार से जो ये भर्ती तुरंत निकालना एक बड़ी सक्रियता हम इसको कह सकते हैं। कुल 733 पोस्ट के लिए जो भर्ती निकली है, हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि भाई जैसे प्री जो है उस एग्ज़ाम के लिए कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, मेंस कब तक हो सकता है, कुछ संभावनाएं, और उसके अलावा प्री के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, और जो है क्या कट ऑफ रही थी पिछली बार, क्या आयु सीमा रह सकती है, क्या योग्यता है, कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, किन को भर देना चाहिए, मेरा भी सुझाव मैं इसमें प्रकट करूंगा। तो कुल 733 पोस्ट जो है उसके लिए निकाली गई है, जिसमें राज्य सेवा जो है उसके हैं 346 पद और अधीनस्थ जो सेवा है सब ऑर्डिनेट जो है उसके हैं 387 पद। तो पोस्ट अगर ओवरऑल देखें तो वैसे तो कम ही है, परंतु फिर भी देखो जो ये जो पोस्टें हैं वो लगभग इतनी होती है, 700, 800, 1000, 900 लगभग यही वैकेंसी आती है। तो यहाँ पे आरएस का नाम लेते ही मतलब कोई भी आम जो व्यक्ति है वो यही मानता है कि आरएस है, इसका मतलब एसडीएम बन गया है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी सेवाएं होती है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कई प्रकार के विभाग है, उनमें वो अधिकारी की पोस्ट होती है और कुछ अधिकारियों के अधीन जो अधिकारी होते हैं तो वो पोस्ट होती है। तो यहाँ पे राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा है यानी प्रॉपर जो आरएस है, प्रॉपर जो एसडीएम बनेंगे वो पोस्ट है 28। यहाँ पे वेतनमान L14 जो है वो होता है, वेतन की भी हम अलग से चर्चा करेंगे। और राजस्थान पुलिस सेवा जिसमें कि डीवाईएसपी बनते हैं, डिप्टी डीवाईएसपी, वो 50 पोस्ट है टोटल, वो भी L14 में आती है। राजस्थान लेखा सेवा अकाउंट सर्विसेज ये 109 पोस्ट है, ये इनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट 109 लगभग है। उसके अलावा बड़ी पोस्ट की अगर बात करें तो वाणिज्यिक कर सेवा जो है वो है 59 और ग्रामीण विकास सेवा की 40 पोस्ट है। बाकी आप देख पा रहे हैं कई जीरो है, 1, 2, 15, 16 ऐसे पोस्ट है। तो ये तो बात हुई प्रॉपर जो पोस्ट है ना 346 पद, इसके लिए परीक्षा की कठिनता की भी हम चर्चा करेंगे, लोग कितने कैसे तैयारी कर रहे हैं उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और अधीनस्थ सेवाएं हैं उसके लिए 387 पद। इसमें वैसे देखो अलग अलग सेवाएं हैं, तो कुछ पद तो जो है वो मंत्रालय कर्मचारी जो होते हैं जैसे यूडीसी है और है, उनके लिए आरक्षित है, रिजर्व है, वो ही कर पाएंगे, इसमें आगे लिखा हुआ है। बाकी सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तो आरएस का अभी तो आपको फॉर्म भरना है, वो इंटरव्यू से पहले आपसे वो मांगते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं, प्राथमिकता क्रम आपसे मांगते हैं। तो एक जैसे ये पॉपुलर पोस्ट होती है तहसीलदार सेवा, इसमें तहसीलदार बनते हैं और इसमें क्या होता है कि अगला जो प्रमोशन होता है आपका, उससे फिर आप आगे जाके 8-10 साल बाद एसडीएम बन पाते हैं, मतलब प्रॉपर आरएस बन जाते हैं। तो ज़्यादातर फिर लोगों की जो पसंद होती है वो ये होती है। तो यहाँ पे ये बात आ गई आपके, ये पोस्ट वगैरह हो गया, आप इसको देख लेना। अब कुछ और हम इसमें देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ अधीनस्थ सेवाओं में क्रम संख्या 1, 3, 12, 22, 25 केवल मंत्रालय कर्मचारियों के लिए है। तो अभी तो फिलहाल तो वैसे आपको केवल फॉर्म भरना होता है, जब वो साक्षात्कार से पहले आपसे जो क्रम पूछा जाता है सेवाओं का, उस समय ये काम की चीज़ रहेगी। और उसके बाद में जैसे एक ये आपको पता ही होगा, जो दूसरे राज्य के हैं वो यहाँ पे सामान्य में गिने जाएंगे। एक मान लो कोई महिला है जो दूसरे राज्य की है पर उसने राजस्थान में विवाह कर लिया है, फिर भी वो सामान्य की ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्थान उसके पिता के आधार पर अगर देखा जाए तो वो जो है बाहर की है, अदर स्टेट की है, उस हिसाब से। उसके अलावा मेन चीज़ों पे ध्यान मैंने हाईलाइट किया है, बाकी और भी आप विस्तृत पढ़ लेना, आपसे संबंधित जो भी आपको सूचना चाहिए। असत्य और गलत सूचना अगर आप भर देते हैं, जैसे आयु संबंधी, या मान लो आप अभी फाइनल ईयर में है नहीं, सेकेंड ईयर में ही है, फर्स्ट ईयर में ही है, या कोई और मान लो आप ओवरेज हो चुके हैं, जो कुछ भी है ऐसा कुछ, तो अर्हता नहीं होने पर भी आप आवेदन करते हैं तो फिर क्या है, भूल से कर दिया कोई बात नहीं, आरपीएससी मौका देगी कि वापस फॉर्म उठा लो। फिर भी अगर आप फॉर्म वापस नहीं उठाते हैं, विड्रा नहीं करते हैं, तो जो नया कानून लागू है भारतीय न्याय संहिता, उसके धारा 217 के तहत ये दंडनीय अपराध है
और ऐसी स्थिति में अगर आप पाए जाते हैं गलत तो 1 साल की अवधि के लिए आपको परीक्षाओं से डीबार भी किया जा सकता है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अंतिम वर्ष की परीक्षा, अब मान लो जो नए बच्चे हैं जो अभी इस बार पहली बार देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, देंगे, वो इंतज़ार कर रहे थे, तो आप फाइनल ईयर में जो है आपका हो जाना चाहिए। आप फाइनल ईयर में इस बार आप है, यानी सेकेंड ईयर पास कर लिया है आपने, और आप बीए, बीकॉम, बीएससी या और भी कोई स्ट्रीम है तो उसमें आप अंतिम वर्ष फाइनल ईयर में सम्मिलित हो चुका है या हो रहा है, मतलब आप सेकेंड ईयर क्लियर कर ली, आप अभी है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा से पूर्व जो है ना, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, मुख्य परीक्षा, अब मान लीजिए मुख्य परीक्षा अपन 8 महीने बाद मान लेते हैं, 4 महीने प्री के, 4 महीने मेंस के, यानी कि आप मान के चलो अप्रैल के लगभग, अप्रैल तक आपकी जो शैक्षणिक अर्हता हो जानी चाहिए, मतलब आपने परीक्षा दे दी और आप फाइनल ईयर में पास हो गए, ये मुख्य बात आपको ध्यान रखना, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इंटरव्यू तक का नहीं माना इन्होंने, मुख्य परीक्षा का माना है। अब आयु सीमा क्या है, 1/1/2025, सामान्यतः ये 1 ही रखते हैं आजकल, साल में कभी भी आती है वैकेंसी अगला, तो इसमें क्या है आपको कि 25 है, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु हो जानी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं जो मान लो भले ही फाइनल कर ली हो इस बार, परंतु वो 21 के नहीं हुए, 18, 19 के या 20 के हैं, तो वो फिर इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। अब मान लीजिए वो अनुभव के लिए बैठ भी जाते हैं, पहले ऐसा होता था कि चलो बैठ जाते, फॉर्म तो भर देते हैं, परंतु अब यहाँ पे नियम और लगा दिया कि आप असत्य और गलत सूचना करते हैं और आप अर्हत नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, फिर भी आप फॉर्म भरते हैं, तो फिर वो ये भी है आपके लिए गैरकानूनी, इसको माना है। तो इसलिए अगर आप 21 वर्ष के नहीं हुए हैं, 1 तक नहीं होने वाले, तो आप फॉर्म को नहीं भरें, यहाँ जैसा नियम बताया गया है। पहले तो ऐसा हो जाता था कि कई विद्यार्थी फॉर्म भर देते थे, उनका सिलेक्शन भी हो जाता था कई बार, फिर वो कहते कि आयु सीमा कम रह गई, कभी कभार ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते थे, परंतु अब यहाँ अब ऐसा जो है इसमें अलाउ नहीं किया है। और मोटे तौर पे अगर देखें 25 का मतलब है कि आपका जन्म 1/1/2004 से पहले हो जाना चाहिए, इसके बाद का है तो आप पात्र नहीं हैं, आयु के आधार पे भी आप छोटे हैं और इंतज़ार कीजिए अगली भर्ती का। तो यहाँ पे यानी 31/12, 1 से तो वो 1 साल 1 दिन ऊपर हो जाता है, तो 31/12/2003 का जन्म है या फिर इससे पहले है, तो फिर आप क्या है इसके लिए पात्र हैं। और 40 वर्ष अधिकतम है जनरल के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1/1/85 से भी पहले का ना हो, 1/1/85 से तो बाद का हो, और 31/12/2003 के पहले का हो, ठीक है। अगर इससे पहले का है तो बड़ा हो गया, इससे पहले का है, बाद का है तो छोटा है। अब कुछ छूट भी है 40 के अलावा। छूट किन किन को है? छूट जैसे अराजपत्रित कर्मचारी है उनके लिए छूट है। अब अराजपत्रित किन को माना है, इनकी भी आगे डिटेल दे रखी है। मोटे तौर पे अगर अपन देखें, जैसे ओबीसी के जो है, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब को 5 साल की छूट है पुरुषों को, तो 45 साल हो गए। 45 का मतलब आप यहाँ पे 80 कर लीजिए, 5 साल और कम कर लीजिए, ठीक है, 80 से पहले का जन्म ना हो। और महिला है अगर इन आरक्षित वर्गों की, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस यानी टोटल आरक्षित वर्ग सब आ गए, इनमें सबको 5 साल की छूट है। और इसके अलावा जैसे महिलाओं की बात करें तमाम आरक्षित वर्ग की, तो 10 साल की छूट है, यानी वो 50 वर्ष की आयु तक भी हो गई है, यानी 75 भी है आपकी डीओबी 1975, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी 10 साल की नौकरी आप और कर सकते हैं। सामान्य महिला है, सामान्य वर्ग की, सामान्य पुरुष है तो 40 साल है, सामान्य वर्ग की महिला है तो 5 साल की और यानी 45 साल है। और बाकी जैसे विधवा या विवाह विच्छिन्न है तो कोई आयु सीमा नहीं है, 1 दिन की भी अगर आप सर्विस करते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी आप और पढ़ लेना, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 वर्ष है, फिर आप संबंधित वर्ग में जो भी आप इसमें आते हैं वो देख लेना। अन्य विवरण की बात करें तो चयन प्रक्रिया आपको पता है, प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेंस और इंटरव्यू की कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन होता है। 150 क्वेश्चन आएंगे, प्री परीक्षा में 200 नंबर का होगा। 19 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, ये आप याद रख लेना। 19/9 से शुरू होंगे तो आप जल्दी भरवा देवें,
19, 20, 21, 22 लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और फॉर्म खुद भरें, पास में बैठ के भरवाएं मित्र वाले के, कोई भी गलती नहीं हो। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहली बार भर रहे हैं, सावधानी से करें, बड़ी इसमें सावधानी, डिटेल इसको आप पढ़ लेना। ये शुल्क है 600, 400। शुल्क की छूट भी आप केवल आय के आधार पे भी ले लेते हो तो फिर आपको आय प्रमाण पत्र और देना पड़ेगा, तो इसका भी आप विशेष ख्याल रखें। मेंस एग्ज़ाम में आपको पता है 4 पेपर होते हैं, इसके अपन और विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे और कोई जो खास लाइन जो थी, OBC वाले जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो माता और पिता दोनों की आय के आधार पे जो है वो आय गिनी जाती है और वो क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख सीमा है, पर उसमें और भी कई शर्तें हैं, वो सैलरी के अलावा होनी चाहिए और डायरेक्ट जो है वो राजपत्रित अधिकारी नहीं हो तो वो उसमें नहीं आता है। तो ऐसे और भी नियम है। और उसके अलावा आवेदक का आरक्षित का लाभ जो है ना, पिता के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पे, महिला जो है ना, महिला को अपने पिता की आय के आधार पे जो है वो बनाया जाता है आय प्रमाण पत्र, वो OBC का। और एक वो OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 2019 के अनुसार इसके बाद का हो और अंतिम तिथि से पूर्व का हो, यानी आप आवेदन के बाद बनाते हैं तो उससे पहले भी आप OBC में थे, ये आपको साबित करना पड़ेगा, मतलब पहले का भी एक बना हुआ हो। कहने का तात्पर्य है कि 3 साल से अगर पुराना हो गया तो नया बना लेना, सीधा सा यानी इसमें फंडा यही है। और यहाँ पे ये अलग अलग पद है, देखो कैटेगरी वाइज। अब देखिए अगर कैटेगरी वाइज देखते हैं तो आपका मनोबल थोड़ा और डाउन हो जाएगा। जैसे कि भाई कुल पद ही 28 है, उसमें से जनरल के 13 है, फिर जनरल वीमेन के 4 है, विडो का 1, डाइवर्स का 1, एक्स सर्विसमैन का 1। और SC में देखें तो जनरल की 1 पोस्ट, ST में देखें तो जनरल की है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ST का कोई विद्यार्थी है, प्रॉपर SDM बनना चाहता है तो उसको फिर यहाँ पे जनरल वाली जो 13 सीट है यहाँ पे उसको, यानी अगर तो 13वीं रैंक तक वो लाता है तभी आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उसकी खुद की तो 0 है ना, उससे ऊपर आता है। अगर उसने आयु सीमा में छूट ले लिया, एक चीज़ और है, आयु सीमा में अगर आप छूट ले लेते हैं तो आपने लाभ अपनी पोस्ट का ले लिया तो फिर आप दूसरे जनरल में आप जा नहीं पाओगे, ये भी यहाँ पे है, फिर भी आप और देख लेना। परंतु फिर भी देखो, जैसे इसमें 2 बातें हैं कि जो लोग ऑलरेडी अच्छी सर्विस में, अच्छी पोस्ट पे हैं, उनका टारगेट तो ये होता है कि जो बड़े पद है, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, अगर किसी का इंटरेस्ट हो पुलिस सेवा में तो वो लगभग जो है राज्य स्तर की सेवाओं में जो L14 की है और उनमें जाना चाहते हैं। और जो बेरोजगार है तो उसको तो अगर मान लो RS का कोई सा भी पद प्राप्त हो, अधीनस्थ का हो चाहे प्रॉपर हो, तो भी उसको एक खुशी मिलती है, रोजगार मिल जाता है पहली बार में वो, या मान लो दूसरी बार में, जब भी हो, छोटी एज में मान लो सीधा अधिकारी बन जाता है, फिर दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो अलग अलग स्थितियाँ हैं। RS केवल नौकरी ही नहीं है, नौकरी है मतलब लोग इसको करते हैं, परंतु एक प्रतिष्ठा का भी एक पद होता है, तो इस हिसाब से भी लोग तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर परंतु पुलिस सेवा की 50 पोस्ट है और लेखा सेवा की 109 पोस्ट है। तो ये तो जैसा भी है पोस्ट के अनुसार ये सब होता ही है आरक्षण, और इस हिसाब से जो है वो आपको पद मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो 28 रैंक तक आएगा वो ही SDM बनेगा। मान लीजिए 700 पोस्ट है, 700 से आगे भी हज़ार रैंक वाला भी व्यक्ति बन सकता है। कैसे? क्योंकि उसमें वही है ना कि मान लीजिए कोई महिला है, वो विडो है, या फिर मान लो कोई परित्यक्ता है, या फिर मान लीजिए कोई किसी विशेष वर्ग का है, TSP एरिया का है, तो उनकी फिर उसके अनुसार मेरिट बनती है। तो उस हिसाब से फिर जो है अलग अलग रैंक के अनुसार, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, मेरिट के अनुसार वो पोस्ट छांटी जाती है। आगे की हम बात करें, इसमें अधीनस्थ सेवा की डिटेल है ये। अब हम थोड़ी सी प्री की बात कर लेते हैं कि भाई प्री एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है लगभग। तो देखो, पिछली बार जुलाई में भर्ती आई थी और 1 अक्टूबर को परीक्षा हो गई थी, यानी लगभग जुलाई से अगस्त सितंबर यानी 2.5 महीने मिले थे। तो इस बार इन्होंने लास्ट डेट रखी है 18/10 है ना, तो आप मान के चलो लास्ट डेट से आपको कम से कम 2 महीने, 2.5 महीने कम से कम देते हैं, तो दिसंबर लास्ट तक हो सकती है प्री परीक्षा। तो अगर हम जल्दी से जल्दी मान के चले ना, तो भी आज जैसे अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने पूरे पड़े और लगभग दिसंबर भी पूरा पड़ा है, तो 4 महीने आपके पास आराम से हैं। ये न्यूनतम है, क्योंकि अभी क्या है भाई, जैसे पंचायती राज के चुनाव भी है, संभावना है, तो और भी वैकेंसी जा सकती है, हो सकता है रीट की भी निकाल दें। और ज़रूरी नहीं कि प्री अभी करवाएं, हो सकता है फरवरी मार्च भी ले जाएं,
क्योंकि पिछले वाला भी अभी चल रहा है। और एक ये भी है कि आरपीएससी शेड्यूल जारी करेगी। सरकार ने कहा था, किरोड़ी लाल जी ने भी इसके ऊपर विश्वास दिलाया था कि अब आगे जो एग्ज़ाम होगा आरएस का, तो उसमें पहले से शेड्यूल रहेगा, कब प्री होगी कब मेन होगा। तो एक शेड्यूल भी जारी करेंगे। अब कैलेंडर जारी कर रखा है, तो आप कहेंगे कि साल भर का तो उसमें टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कैलेंडर के बीच में भी वो डाल सकते हैं तारीख और करवा सकते हैं वो। ऐसा नहीं कि एक साल ही प्री नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अनुमानित नॉर्मली आप 4 महीने, दिसंबर तो आप मान के ही चलिए, दिसंबर के बाद हो सकती है, 2-1 महीने और आगे जा सकती है। ज़्यादा लंबी नहीं है कि एक साल ही प्री नहीं करवाएं, ऐसा नहीं होगा। फिर जो मेंस की बात करें तो मेंस आप उसके 4 महीने और बाद मान के चलिए। अगर आरपीएससी पूरा शेड्यूल जारी कर देती है तो लगभग 3-3 या 4-4 महीने का टाइम आपको देती है। तो फिर आप ये मान के चलिए कि मई के लगभग जो है इसका मेंस एग्ज़ाम हो सकता है। ये जो भी मेंस हुआ था उसका रिजल्ट जनवरी के लगभग आ जाएगा, दिसंबर जनवरी में। फिर उसके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे लगभग मई जून के आसपास। तो उधर वो इंटरव्यू चलते रहेंगे और ये मेंस एग्ज़ाम तो 2 दिन में करवा लेती है, सुबह शाम। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ही 1 दिन का काम है। तो 1 तारीख तो कहीं भी मिल जाती है आरपीएससी को आराम से बीच में, तो इसलिए वो कोई इश्यू नहीं आएगा। अब बात आती है बुक्स की कि भाई प्री के लिए क्या बुक्स पढ़ें। तो प्री के लिए देखो पहले कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। पिछली बार 101 नंबर के आसपास थी कट ऑफ। उससे पहले लगभग 78, 80, 84, 85 ये नंबर रहा करती थी। कितने में से? 200 में से। तो वैसे तो कम ही है परसेंटेज तो, परंतु पेपर टफ होता है इसलिए, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं होता, 150 क्वेश्चन है तो कम का होता है। तो इस हिसाब से लोग बाग जो है वो हो ही जाते हैं, गलत हो ही जाते हैं, या फिर रिस्क नहीं लेते क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस बार ज़्यादा गई तो लोगों ने कहा कि पहले 85 थी, इस बार 100 होगी तो अगली बार 120 जाएगी। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कोई पहले से कोई फिक्स नहीं होता, पेपर के लेवल के अनुसार होता है। और पेपर वैसा ही आना जैसा हर बार आता आया है। तो कट ऑफ का तो अभी तो अपन क्या कह सकते हैं, मगर फिर भी आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए, ओवरऑल तैयारी करनी चाहिए। कंपटीशन तो बढ़ता जा ही रहा है, आपको पता ही है, क्योंकि एक टाइम था जब आरएस के प्रति लोगों को जागरूकता नहीं थी। लोग इसको बाद में मानते थे कि पहले टीचर बन जाएंगे या पहले कोई रोज़गार प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो एक सेकंड या थर्ड नंबर पे ये एक प्रायोरिटी थी कि लोग पहले ही सीधा इस पे नहीं आते थे। आजकल क्या जागरूकता बढ़ गई है। आजकल आप देखते हैं कि पहले जो सिलेक्ट होता था उससे को लोगों का मिलना पता नहीं चल पाता था कि कौन रैंक आई, क्या पढ़ा। प्रतियोगिता दर्पण आदि में एक आधा इंटरव्यू आता था अखबार वगैरह में। आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आप देखते हैं कि मान लो एक वो साधारण सा ही विद्यार्थी है, वो भी अच्छी रैंक पे आ रहा है, तो आपको भी लगता है कि यार एकदम गांव का है, साधारण है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जन्मजात बहुत सुपीरियर हो, अच्छी मेहनत की। वो एक तरीका बताता है आपको कि मैंने जैसे से पढ़ा, ये किताबें पढ़ी। तो हर विद्यार्थी तक पहुंच हो गई है चीज़ों की, इसलिए कंपटीशन टफ होता जा रहा है। दूसरा, विद्यार्थी सीधा सपना ले लेता है कि मैं सीधा आरएस बनूंगा, और लोग बनते भी हैं पहले प्रयास में, बहुत छोटी एज में 21-22 साल के, 23 साल के, और सीधे मान लीजिए वो एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या फाइनल ईयर के हैं। थोड़ा सा प्रयास किया, पहले प्रयास में भी अच्छी रैंक पे आ रहे हैं, फिर उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खूब प्रयास करते हैं, 1.5 साल के कोर्स चलते हैं, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर है, गाइडलाइन है, सक्सेस लोग वो गाइड देते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे और पे। तो लोगों के पास में रीच बहुत हो गई है। पहले पता ही नहीं होता था क्या पढ़ना है, अब आजकल इकोनॉमिक सर्वे सब पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो उनको नोट्स दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो चीज़ें सरल करके दे रहे हैं। तो ऐसे करके भी कंपटीशन तो बढ़ रहा है। अब लोग 1.5 साल तैयारी करते हैं, तैयारी यानी एग्ज़ाम से पहले वो कर चुके हैं, फाइनल में है बच्चा, सेकेंड ईयर में है, घर वाले जागरूक हो गए, कुछ पैसे भी हो गए आजकल लोगों के पास, ठीक ठाक हो गया मतलब आमदनी, तो वो सोचते हैं कि चलो लगाते हैं, आरएस होगा तो ठीक है, नहीं तो तैयारी हो रही है कहीं और काम आ जाएगी, और उसी समय भर्ती आ जाती है तो फिर वो छक्का मार भी देते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि 1.5 साल तैयारी करते हैं, पूरा कोर्स हो रखा है, प्री मेंस का लिखित अभ्यास कर रखा है, तो अब उनको फिर से रिवीजन ही करना है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि और किसी का नंबर आएगा नहीं, केवल उन्हीं का आएगा, बाकी का भी आता है। जो ढाणी में बैठ के पढ़ रहा है, झोंपड़े में पढ़ रहा है, वहाँ से भी निकलते हैं कुछ कुछ। परंतु अब आजकल केवल इतना काम चलता नहीं है, टेस्ट सीरीज़ का और का बहुत सारी चीज़ें हो गई है। तो मेन बात यह है कि कट ऑफ यानी कि आपको तैयारी अच्छी कर लेनी चाहिए। बुक्स की बात करें कि क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, तो एक तो करंट अफेयर आपको देखने चाहिए, एक राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल
उसका प्रिंट आउट लेके, या प्रिंट आउट आता है सीधा, उसमें से नोट्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए। इतना नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई नोट्स बने बनाए या यूट्यूब पे आपको कई गुरुजन है वो अवेलेबल करवा देंगे, मेरे जैसे भी मेरे साथी, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान पढ़नी है आपको, उसके अलावा मैथ रीजनिंग को भी देखना है। मैथ रीजनिंग वीक है तो फिर आप दूसरे पहलू पे दीजिए, राजस्थान जीके को अच्छे से तैयार कीजिए, न्यू जियोग्राफी और नए डाटा। उसके अलावा आप थोड़े बहुत इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, और एक अहम है राज्य व्यवस्था राजस्थान और भारत की। तो कई इसमें पहलू है, तो उनको तैयार करना तो अलग अलग से आप तैयार कर सकते हैं। कुछ गाइड भी ला सकते हैं, लक्ष्य की गाइड के भी परी के अलग अलग उसके सेट आते हैं, विज्ञान के, मैथ रीजनिंग के, वो भी अच्छे हैं। और भी बहुत सारे गाइड उपलब्ध है, कोचिंग के नोट्स उपलब्ध है, वो देख सकते हैं। अलग अलग चीज़ें ला सकते हैं। विज्ञान आप कक्षा 9-10 की तो कुछ देख सकते हैं, केवल उससे काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी भी तो एक अच्छी गाइड ले आप। मैथ रीजनिंग आपको अलग से देखना पड़ेगा। राजस्थान जीके के लिए आपको कक्षा 9-10 की देख लो, परंतु वो कम पड़ती है, और भी आपको किताबें देखनी पड़ेगी। सिखवाल मानचित्रावली है, PYQ है, वो देख सकते हैं। और कोई चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल के लिए भी आपको एक अलग से ला सकते हो, या जो कक्षा 11-12 में जो चलने वाली किताबें हैं, जो ओल्ड NCERT है, न्यू NCERT, इन बहुत सारी चीज़ों को आपको छांटना पड़ेगा आपको। तो सिलेबस निकाल लेना, सिलेबस लगभग वही रहना है जो हर साल रहता रहा है। तो अभी तक आप जब तक नया तत्व तक आप पुराने सिलेबस से तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें PYQ महत्वपूर्ण है, आए हुए क्वेश्चन, ये आप ज़रूर देख लेना। पिछली बार तो हमने भी एक किताब निकाली थी RBD के तहत, इस बार भी देख लेते हैं, नहीं तो आप जैसे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो अब तक क्या क्या पूछे गए हैं पिछले 5-6 भर्तियों के, उनको आप देखो, पढ़ो, याद करो, उनको हल करो। उसके अनुसार फिर आप जो है तैयारी को जो है अंजाम दो, धार दो उसको। फिर मुख्य परीक्षा होगी तो आप केवल ये मत सोचो कि अभी परी पास कर, परी एग्ज़ाम देते हैं, फिर परी का रिजल्ट आएगा, फिर आप परी में पास हो जाओगे, फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए आप जो तैयारी करोगे। तो ये तो क्या होता है, एक बेसिक साख है। फिर अगर ऐसे आप इस तरह से करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप मेंस जो है वो क्लियर कर पाओ। क्यों, हाँ, ये अलग बात है कि मेंस के लिए आपको अलग से फिर कोई 4-6 महीने मिल गए मान लो, तो आप अच्छा कर जाओ। परंतु फिर भी आपको अभी से ही परी के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा आपको मेंस के लिए भी अलग से समय देना चाहिए, चाहे वो चौथा पेपर हिंदी अंग्रेजी का हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो जो प्री में नहीं आ रहे हैं। तो एक आधा सब्जेक्ट आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा आप लिखते भी रहिए, चाहे नोट्स बना रहे हो, चाहे कोई 15-20 मिनट पे प्रश्न लिख रहे हो, या पुरानी टेस्ट सीरीज के प्रश्न बहुत सारे टेलीग्राम पे पड़े रहते हैं, कोई एक आधा प्रश्न डेली आप लिख रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा लिखने का अभ्यास। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में तो वो खूब आपको लिखाते ही है, तो लिखित अभ्यास भी हो जाता है। कोचिंग में तो एक प्रकार से आपको कंप्लीट सब कुछ मिलता ही है, वहाँ सारे नोट्स मिलते हैं, सारा अभ्यास मिलता है, सब कुछ मिलता ही है। वहाँ आपको केवल रिवीजन की आवश्यकता है, रिवीजन की, मेमोरी की और एकाग्रता की आवश्यकता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, संसाधन हो गए हैं, कंपटीशन भी टफ हो गया है, परंतु फिर भी लोग लगते ही, ऐसा नहीं कि पोस्ट खाली रहेगी, और आप ही में से लोग लगेंगे, जो फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, उन्हीं में से लगेंगे। तो इसलिए जो है आप जुट जाइए, और भी कोई जानकारी हो तो शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।